इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि अस्पतालों के दम भी फूल चुके हैं। अनेक लोग तो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे हालातों में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, इस पर अपनी बेबाक टिप्पणी व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दोपहर ग्रुप के चेयरमैन नवनीत शुक्ला। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ आपका स्वागत हूँ। और आज मैं हूँ दैनिक दोपहर के दफ्तर में, जैसे कि आप देख रहे हैं मंगल मूर्ति की ये फोटो है। लेकिन इंदौर में इन दिनों कुछ मंगल नहीं हो रहा है और इंदौर की कोरोना हालत पे क्या नीति, क्या निर्णय होना चाहिए, हम नवनीत जी से बातचीत कर रहे हैं। नवनीत जी, फेसबुक लाइव में आपका बिना देरी के बातचीत शुरू करते हैं। आप और हम मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, देख रहे हैं इंदौर के सूरत हाल क्या है, काय की कमी है, किसी कमी है, क्यों कमी है। सीधा सा सवाल कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपके ध्यान में क्या उपाय आते हैं? देखिए पंडित जी, इस मामले में सबसे पहले एक जो सबसे बड़ी बात है, आज मेरी शहर के उन 14 सेवानिवृत्त डॉक्टरों से बात हुई जो विभिन्न बड़े अस्पतालों में कामकाज कर चुके हैं जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही। उन्होंने कहा, शुक्ला जी, सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि अस्पताल जल्दी से जल्दी पलंग हमको अस्पतालों में उपलब्ध हो, उसके लिए सबसे पहले एक जरूरी काम ये है कि जितने भी आइसोलेशन वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं, क्योंकि वो आइसोलेशन में केवल आप वॉच करते हो, उनका इलाज भी कर सकते हो और वो आप कहीं पे भी उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो चूंकि राधा स्वामी में आपने खोल दिया है और पिछले बार भी, जब आपको याद होगा, पिछले कोरोना में अलग अलग कोविड सेंटर खोले गए थे जहां पर डाइट का चार्ट और योगा और ये सब कराया जाता है। बिल्कुल। और अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में भी यही काम होता है, केवल 2 बार ऑक्सीजन चेक होती है। अगर हम इन सारे आइसोलेशन वार्ड को जो 5 या 6 दिन बाद खाली कराए जा सकते हैं, इनसे हम तत्काल इनको अगर खाली कराएं तो इस शहर को आज अभी 6 घंटे से 7 घंटे के बीच में 3000 से ज्यादा पलंग खाली मिल सकते हैं। तो एक बड़ी समस्या जो पलंगों को लेके आ रही है, उससे हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत के अलावा भी पलंग लग रहे हैं, तो अगर डर है तो उसका ट्रीटमेंट हम वैसे भी कर सकते हैं। एक बड़ी बात ये होना चाहिए। दूसरी बात ये, निश्चित रूप से कि शहर की हालत इस समय बहुत ज़्यादा इसलिए भी खराब है कि जब आप मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर चुके हैं, अस्पताल में मरीज नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका घातक परिणाम ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपने घरों में इलाज करने लग गए और वो चुराए से जाके 5 दिन की दवाइयां लेके आ रहे हैं और अब घरों से लाशें उगलना शुरू हो गई है। आज अगर आपने भास्कर देखा हो तो पूरा पेज लबालब भर गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं, कल 2 पेज भर जाएंगे ये। पर अगर हमने लोगों को इलाज से मना कर दिया कि नहीं, हम आपका इलाज ही नहीं करेंगे और हम आप तो बस घर जाइए, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था में इलाज हो रहा है। सबसे पहले हमें जो तैयारी करना थी वो तैयारी पूरी हुई नहीं शहर में। जब हमें थोड़ा सा ढीला समय मिला था, हम दूसरे कामों में लग गए, है ना। हमने किसी को मॉडल नहीं बनाया, हमने कोई तैयारी नहीं की। परंतु चलिए, अभी भी कुछ नहीं है, हमें कुछ सबक सीखने पड़ेंगे। और एक, जैसे आपको आश्चर्य होगा, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो लोगों की मृत्यु नहीं हो रही, सारे आपके शमशान घाट आसपास के गांव के भी जलना शुरू हो गए हैं। जहाँ 2-4 लाशें आती थी, वहाँ 15 से 20 लाशें पहुंच रही है। इसलिए आप ये मत बोलिए, शहर में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपको एक और बता देता हूँ कि अभी हालत ये थी कि जो अस्पताल डेथ सर्टिफिकेट 50 या 100 छपवाते थे महीने के, इंदौर के एक अस्पताल ने भी 6000 सर्टिफिकेट छपवाए, डेथ सर्टिफिकेट। ये तो एक अस्पताल का जिक्र कर रहा हूँ। ये तो वाकई बड़ी खबर बन सकती है, मतलब ये बड़ी खबर ही है ये। हाँ, अगर इसका मतलब ये है कि भाई अभी उसको लग रहा है कि आगे भी लोग बनेंगे, तो उसके हिसाब से तैयारी लोगों ने की है। और ये एक अस्पताल का बता रहा हूँ मैं आपको, मैं और भी अस्पताल जो है इस प्रकार के सर्टिफिकेट तो लग ही रहा है, हर अस्पताल से लग रहा है। आप समझ सकते हैं कि मौत का तांडव कहाँ तक पहुंच चुका है। सर, देश की जो, मैं बीच में टोक रहा हूँ, इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं। देश की विभिन्न अदालतें हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर राज्य का हाई कोर्ट सरकार को लताड़े लगा रहा है कि आप ये व्यवस्था नहीं कर रहे, वो व्यवस्था नहीं कर रहे, आप रिपोर्ट करें। क्या लग रहा है कि सरकारें जो है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, ये काम नहीं कर रही कि वाकई इनके पास संसाधनों की कमी है? देखिए, हमारे पास में 1000 पलंग है और मरीजों की संख्या हो गई 5000। अब कोई भी प्रशासन होगा वो बिल्कुल पंगु हो जाता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। पर जो चीजें हम दे सकते हैं वो भी हम देने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि जब मैं अपने पैसे से रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाना चाहता हूँ, मेरा डॉक्टर कहता है कि आप रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगा लीजिए। लाख मैंने मान लिया कि गुलेरिया जी एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं लगवाने से, पर मेरा डॉक्टर मुझसे कहता है कि एम्स के मुझे रेमडेसिविर लगवानी चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार रेमडेसिविर के इंजेक्शन को ओपन क्यों नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? आप क्यों ब्लैक में धंधा चालू करके रख रहे हो? इसके पीछे आपकी नीयत ठीक नहीं है।
जी। मेरा ये मानना है कि सिप्ला जैसी आपके पास प्रीतमपुर में बड़ी एजेंसी जो 2 करोड़ आपके इंजेक्शन बना के दे सकती है, आपने उसको पावर ही नहीं दिया, आपने उसका उत्पादन ही बंद करवा दिया वहाँ। मेरा ये मानना है मुझे इंजेक्शन लगवाना है, मेरा डॉक्टर कह रहा है मुझे इंजेक्शन लगवाना, तो मुझे गुलेरिया से कोई मतलब नहीं, आप मुझे इंजेक्शन दीजिए। तो आप उस इंजेक्शन ओपन कर दीजिए, लोगों को 1000 रुपए में लोग खरीदने को तैयार घूम रहे हैं, आप 1000 रुपए का इंजेक्शन लोगों को नहीं लेने दे रहे होगे। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? इसमें क्या तकलीफ आ रही है इंजेक्शन देने में आपको? सर इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, कुछ टैबलेट गायब हो गए, कुछ इंजेक्शन गायब हो गए। टेमीफ्लू की टेबलेट नहीं मिल रही बाजार में। टेमीफ्लू की टेबलेट एक पत्ता 1200 रुपए का आ रहा है आज की तारीख में। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको जब दिख रहा है कि लोगों को जरूरत है, लोग लेना चाहते हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि आप भाई टेमीफ्लू ले लीजिए, उनके डॉक्टर तो बता रहे हैं ना उनको, तो आपको अब दवाई नहीं मिल रही है उनको, आप दवाएं तो कम से कम उपलब्ध कराइए। नहीं उसमें भी आपने कस दिया है कि नहीं दवाइयाँ। और मैं तो कह रहा हूँ इस समय ये शहर ऑक्सीजन, पलंग, आपके अस्पताल है ना, और आप समझ लो कि ये 3 चीजों के लिए तो परेशान हो ही रहा है। चौथे नंबर पे पेट्रोल पंप है। बिल्कुल, आप मैं क्या इसी विषय पे आ रहा था। इसने सलाह दी है कि आप 20 पेट्रोल पंप कर दीजिए। ऐसी हाहाकार मची हुई है पेट्रोल पंपों पे कि पेट्रोल पंप पे एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। और एक ही आदेश ही निकालते हैं, उसको पहले 25 का करते हैं, फिर सबका करते हैं, फिर 25 का करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं शासन या तो अनभिज्ञ है या जानबूझकर खुद आमंत्रण दे रहा है बीमारी को। अरे भाई शासन के पास में पहले क्या होता था, देखिए अब सबसे बड़ा, मैं किसी एक बड़े डॉक्टर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा दुर्भाग्य है कि कोरोना से लड़ना पर डॉक्टरों से कोई राय नहीं ली जाती। आप बताइए, आपको पेट्रोल पंप पे आपको तैयारी करानी है तो आपको पेट्रोल पंप मालिकों से बुला के बात करना चाहिए, भाई हम थोड़ा कसना चाहते हैं लोगों को, तो वो आपको तैयारी बताएंगे ना। वो ही है कि आप पेट्रोल पंप मालिकों से बात नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, खुद फैसले ले रहे हैं। इस शहर में दुर्भाग्य हो गया है कि इस शहर में राय सलाह की किसी को जरूरत नहीं है, सब फैसले अब खुद होने लगे। जो खुद फैसले ले रहे हैं वो इस शहर की नब्ज नहीं समझ पा। तो ये इस प्रकार से जो क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है, तरह तरह की समितियां बन रही है शासन प्रशासन की, इंदौर स्तर पर डीएम लेवल पर और कमिश्नर लेवल पर, नगर निगम भी अपने स्तर पर काम कर रहा है, क्या मान के चले ये कहीं ना कहीं समन्वय की कमी आ रही है इनमें? नहीं, समन्वय की कमी का तो देखिए, प्रशासन का अपनी सीमाएं होती काम करने की, और प्रशासन जिन सीमाओं में काम करता है आप उससे ज्यादा उम्मीद नहीं। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि हमारे यहाँ फैसले लेने की ताकत किसी में नहीं है। इंदौर का प्रशासन जो है वो भोपाल की तरफ मुंह करके देखता है, भोपाल का प्रशासन जो है और शासन जो है वो दिल्ली की तरफ मुंह करके देखता है, जबकि इंदौर के निर्णय इंदौर में होना चाहिए, भोपाल के निर्णय भोपाल में। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको इस शहर को कोरोना से बचाना, सबसे पहले इस शहर को 6 जोन में मार दीजिए, 6 जोन के 6 कलेक्टर नियुक्त कर दीजिए। अभी हाल आप किसी को भी आती पावर बनाइए, वो 6 जोन में की व्यवस्था अस्पतालों की, इलाज की वहीं करिए। आप जो है आप मोहल्ला क्लिनिक खोल दीजिए, आप लोगों के ओपीडी चला दीजिए, आपके भैया कोरोना के जो 15-20%, 10-20% वाले जो घर में इलाज करा सकते हैं उनको ओपीडी वहीं मिल जाएगी। तो एक तो इलाज की हाहाकार तो रुके कहीं ना कहीं। कोई प्लान हमारे पास ऐसा नहीं है। 1 मैन आर्मी हो गया, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी हो गए हम लोग आज की तारीख में, कि एक आदमी निर्णय ले और वो सब दयावंत जितने भी हो गए हैं वो जो उनके भरोसे हो गए हैं कि भैया आपकी दया पे हम टिके हुए हैं, आप ऑक्सीजन दिला दो तो मेहरबानी। 8-8 घंटे लग रहे हैं लोगों को इस शहर में ऑक्सीजन लेने में। यार क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस शहर में। मेरे जैसा आदमी जो बहुत सामान्य स्थिति मदद कर सकता था, अंदर से इतना व्यथित हूँ मैं कि यार, मैं कल मुझसे किसी ने कहा कि भाई साहब मैंने मेरा भाई खो दिया है 3 दिन पहले, अगर आप 1 सिलेंडर ऑक्सीजन दिला दो तो मैं अपनी पत्नी को तो बचा लूं, कम से कम इतनी तो मेरी मदद कर दो आप। मैं शाम तक थक गया, इलाज टंकी ऑक्सीजन नहीं दिला पाया। क्या हो गया शहर? ये कहने के हताशपूर्ण स्थिति है। और आपने कुछ देर पहले एक तंत्र, एक व्यक्ति का जिक्र करा था। एक व्यक्ति से मुझे याद आता है, कुछ समय पहले ही इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय बंगाल चुनाव से लौट के आए, उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग ली, बहुत सारे राहत के उपाय करे। तो क्या इंदौर को चलाने के लिए एक राजनेता की ऐसी कमी कर रही है इंदौर को, या इसी भरोसे बैठे कोई आएगा और हमको चलाएगा? देखिए, किसी भी शहर की पहचान होती है उसके बड़े नेताओं से और एक नेता बनाने में उस शहर के लोगों की मेहनत लगती है। कैलाशवर्गीय को कैलाशवर्गीय बनाने में इस शहर ने 20 साल खराब किए, तब जाके कैलाशवर्गीय जो है शहर को कैलाशवर्गीय जैसा नेता मिला। सुमित्रा जी को सुमित्रा महाजन जी बनाने में और ताई बनाने में 20 साल तक इस लोगों ने वोट दिए हैं इस शहर को, तब जाके ताई जैसा व्यक्तित्व मिला। तो ताई की आवाज में दम नहीं है, पर ताई के जो पद की आवाज थी कि ताई अगर लोकसभा में बैठ के बोल देती थी तो तत्काल मदद मिलती थी। हमने 2 बड़े नेताओं की जो है, हम 2 बड़े नेताओं के कमजोर होने का श्राप ये शहर भोग रहा है। आज की तारीख में हमारे यहाँ जितने नेता हैं, चाहे वो आपके माननीय सांसद महोदय हो, भले वो धार रोड पे जाके आरती कर लें, ये बिना विजन के काम कर रहे हैं। कैलाशवर्गीय इस शहर का बेटा है, उसने सिद्ध कर दिया।
उन्हें मौका मिला, उन्होंने चंद घंटे में बता दिए कि अगर अच्छा विजन हो आपके पास में तो आप पलंग की व्यवस्था कर सकते हो, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम केवल एक ही कैलाश शहर की पैदा कर पाए इस शहर के अंदर। क्या हम इस शहर के अंदर 6-8 कैलाश शहर की पैदा नहीं कर सकते थे? ये एक ही संजय शुक्ला हमारे पास हुआ था, हम क्या और संजय शुक्ला पैदा नहीं कर सकते थे? तो ये हमारे दायित्व है कि हम संजय शुक्ला पैदा करें, हम कैलाश शहर की पैदा करें। हम भी पैदा कर पा रहे हैं ये शहर में, उसका परिणाम शहर भोग रहा है कि लाशों का अंबार लगा है, पलन है नहीं हमारे पास में, और जो आदमी काम करने को तैयार है उसकी लोग टांग खींचने को तैयार है। हाँ, सर चलते चलते एक सवाल, चूंकि आपने दो जिक्र करा, एक तो ताई का जिक्र कर दिया और इन दिनों सोशल मीडिया के दुरुपयोग पे भी काफी बातचीत हो रही है, और उसकी मिलीजुली घटना हुई कि आदरणीय ताई की जो कल भ्रामक खबर चल गई थी और राष्ट्रीय स्तर पर चल गई थी, मुंबई में छप गई, शशि थरूर तरह के आदमी तो ट्वीट कर रहे हैं। क्या लग रहा है सोशल मीडिया का व्यवहार इन दिनों कैसा होना चाहिए, जबकि हम बहुत भयंकर स्थिति से गुजर रहे हैं? क्या समझदारी? शायद किसी बड़े चैनल ने उसमें जो है बड़े चैनल पे आया था कि उनका ऐसा उनके बारे में दुर्भाग्यपूर्ण सूचना दी थी। जी। उसके बाद में ये सब हुआ। देखिए, एक बड़े नेता की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि एक बड़ा चैनल अगर बता रहा है तो आप कहीं तो विश्वास कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा संकट तो समाचार चैनलों पर खड़ा हो गया है कि उनकी विश्वसनीयता इस कदर खत्म हो चुकी है कि अब थोड़े दिन बाद वो कुछ भी दिखाते रहते तो लोग देखते नहीं, और उसी का परिणाम ये हो रहा है। सोशल मीडिया तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक संदेश दे रहा है, आपको मैसेज तो दे ही रहा है ना, सोशल मीडिया पे तो बाद में चला। तो मेरा ये मानना है कि समाचार चैनलों को ऐसे मामलों में, जब राष्ट्रीय परिधि का मामला हो, राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता का मामला हो, तो बिना पुष्टि के, बिना किसी सूचना के चलाना कैसे चला लेते हैं लोग। हमें आश्चर्य होता है कि हम 40 साल की पत्रकारिता में हमारे पास भी बहुत बार सूचना आने के बाद हम सबसे पहले घर कंफर्म करते हैं कि भैया ऐसी कोई सूचना आई कहीं है या नहीं, और उसमें भी 2 बार आसपास पूछते हैं, ऐसा नहीं हो कि परिवार को दुख हो। सही बात है। हम इस प्रकार की सूचना देने के बाद आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। सही बात है कि हम उस परिवार पे जो है आपने उपहास उड़ा रहे हो इस तरीके की ऊंची हरकत करके। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है, और मुझे समझ में आता है कि ये सारे समाचार जो जगत है उसके लिए भी एक बार विचारणीय और विचार करने का विषय है कि किस प्रकार की पौध आ गई है पत्रकारिता में, जिसके लिए विषय की गंभीरता ही नहीं बची। सही बात है। हमें इस विषय पर गंभीर होना पड़ेगा। विश्वास तो पूरी तरह से पत्रकारिता पे खत्म हो चुका है। आजकल तो पत्रकार बताने में शर्म आने लगे, क्योंकि लोग पत्रकारों पर भरोसा नहीं करते। और ये 40 साल 70 साल की जो बोई हुई पत्रकारिता थी, वो इन दिनों जो चाटुकार पत्रकारिता शुरू हो गई है चैनलों में और गोदी मीडिया ने, उन्होंने वो 40 साल की ईमानदार पत्रकारिता के मुंह पे इस कदर कालिक पोती है कि अब पत्रकारिता के वापस विश्वास को जमाने में अगले 40 साल लगेंगे इस देश को, तब जाके हम इस बात को पार पा पाएंगे। यकीनन पत्रकारिता और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल इस अवस्था में आ गई है कि विश्वास जमने में बहुत समय लगेगा। फिलहाल इंदौर और कोरोना स्थिति में आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद। और जल्दी हम बंगाल चुनाव पे प्रतिक्रिया लेने वाले अगले लाइव कार्यक्रम में इसके कुछ देर बाद में हमारे दर्शकों से निवेदन है कि वो उसको देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।